अभी जो रिसेंट किलिंग हुई हैदरपुरा में, तो पुलिस ने कहा कि जो उनके फैमिली ने वो कहा कि हमें डेड बॉडीज वापस दो, और पुलिस ने उन्हें उनको दफन कहीं कुपवारा में किया। तो अब आप हमें इसके जो इंटरनेशनल लॉ है रिटर्न जो बॉडीज के, उसके बारे में बताइए। हाँ, बुनियादी तौर पर जेनेवा कन्वेंशंस में बाज़ाब्ता मेंशन्ड है, एक चैप्टर ही है इसी पर, कि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो उसमें जो कैजुअलिटीज़ हों तो डेड बॉडीज़ को उनके लवाहिकीन के हवाले किया जाए। और ये तक लिखा गया है चूँकि कन्फ्लिक्ट में किसी भी जगह डेथ हो सकती है, जैसे J&K में साइचन है एक एरिया, अब साइचन में किसी की डेथ हो गई, अब अगर कई साल बाद उसकी डेड बॉडी मिले, है ना, उसके सिलसिले में भी प्रोविज़न है जेनेवा कन्वेंशंस में। और ये मेंशन किया गया है कि जो भी आदमी हो, सिपाही हो, कोई हो, एक मेटालिक डिस्क उसके पास रहना चाहिए जिसमें उनके वायराबाउट्स के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में खुसूसन मेंशन्ड हो, सो दैट वंस his body is discovered, once his body is traced, we are able to hand over that body to his relatives and enable them to perform his last rites in accordance with his religion. पिछले साल कोविड के दिनों में हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि बाज़ी जगह पर कोविड के पेशेंट्स को डिनाई करते थे कब्रिस्तान या शमशान। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने और आंध्रा हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता इस पर डिसीजन दे दिए और कहा कि डिसेंट ब्यूरियल इन अकॉर्डेंस विद रिलीजन ऑफ ए पर्सन इज ए फंडामेंटल राइट, सो इट इज़ अ राइट दैट इज सैंक्शनड बाय इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज डोमेस्टिक लॉ, एंड नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स starts from an anecdote from early Greek where a rebel was killed by a king, local king, and he threatened anyone who will endeavor or try to go for his last rites, हम इसको दफन होने नहीं देंगे। A sister of one of the rebel, she challenged the ruler, how you can deny a right which is sanctioned by gods and by nature to a person. So human rights discourse का इब्तिदा ही एक डेड बॉडी की डिसेंट ब्यूरियल के राइट से शुरू हुई। और यू नो नाउ जेनेवा कन्वेंशंस एट प्रेजेंट and the protocols particularly, they apply to international as well as non-international armed conflicts, and ours is a non-international armed conflict, and they make it obligatory for the parties to pick up the bodies and hand over them to respective parties even if they happen to be rival militaries. हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, यहाँ वालों ने डेड बॉडीज उनको दे दी, वहाँ वालों ने डेड बॉडीज इनको दे दी, और ये बेसिक राइट है। फिर कश्मीर में क्यों ऐसा कहा जाता है, जब अगर कोई सिविलियन ये इनकाउंटर में मारा जाता है या वो ऐसे उसको कहा जाता है कि ये OGW था, तो जब बाद में उनकी बॉडी मांग होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है कि लॉ एंड इट इज समथिंग विच ट्रांसेंड्स बियॉन्ड ऑल दीज आर्गुमेंट्स। ये जो बातें कही जाती लॉ एंड ऑर्डर और वो और ये सब बेकार बातें, और कहीं जस्टिफिकेशन नहीं है इस राइट की डिनायल की। मिसाल के तौर पर प्रिजनर ऑफ वार होता है ना, प्रिजनर ऑफ वार या एक सरकार का राइवल होता है, अब दैट डज नॉट मीन दैट ही लूजेज ऑल हिज राइट्स, है ना। राइट्स उनके पास इनहेरेंट है, दे रिमेन विद हिम, particularly right to life and right to decent burial. This can't be suspended even during war. This can't be suspended even during conflict. So those who argue it, they are wrong. They don't understand the law.
nor they understand their own constitution and use COVID as a pretext. At the same time, there is a hypocrisy when others get killed, say for example policemen or anyone else, they allow the burial. अगर कोविड बहाना है तो उसके लिए क्यों नहीं? So this is something which constitutes a flagrant violation of Geneva Conventions, and flagrant violations of Geneva Conventions amount to war crimes, and those who do it, they don't realize tomorrow there may be a situation, हालात एक से नहीं रहते, that there is some investigation relating to war crimes about this place as well. All of them will face trials, and we have seen it. राधावान करादिच सर्बिया का प्रेसिडेंट था, वार क्राइम चल रहा है उस पर। पंजाब में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हु वर getting one after another gallantry awards for their participation in anti-militancy operations over there. Finally, once that militancy receded, so many of them had to face the trials. आप हमें हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में बताइए, और इसको कैसे, हाइब्रिड मिलिटेंसी को टर्म को कैसे यूज किया जा रहा है कश्मीर में? Actually, hybrid militancy is not a term anywhere used across the globe. ठीक? It is over here they talk about it. Now, anyone who is sympathetic to militancy, militancy emerges out of sympathy of a population, hostility of a population towards an established setup. अब बर्थ एनिवर्सरी कल ही थी उनकी, भगत सिंह की, है ना। भगत सिंह ने फोर्स यूज किया, है ना। ही यूज द फोर्स. It was out of support from a population, whole of India, rather whole of India and Pakistan. And in Pakistan, even now, they revere him and they have named a road after him. Now, it depends upon you, the side you are on. तो एक सेंटिमेंट होता है जो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, whether you agree with their modes or whether you disagree with their modes. Some go with peaceful means, the way Gandhi proceeded. Others go like Bhagat Singh with armed means. Now, इसमें हाइब्रिड बात कहाँ से आ गई? It is simply the choice of those who get involved in it. Subhash Chandra Bose fought against Britishers through force. Gandhi fought. Gandhi was sympathetic towards Subhash Chandra Bose or Bhagat Singh, both. That does not mean that he was a hybrid militant. He subscribed to their goals, not their modes of achieving it. So we may have so many people over here who sympathize with the aspirations but don't agree with the modes that are employed by a particular person. To dub them as hybrid militants is something which is unheard of across the globe. So अभी जो एलजी ने हैदरपुरा एनकाउंटर पे मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रखी है, वो किस बेसिस पे होगी? Basically, encounters is a phenomena that is rampant across India. हम लोग लॉ पढ़ाते हैं, कानून में एक बायनामा होता है, एक हलफनामा होता है, एक हर चीज़ का एक ड्राफ्ट बना होता है. हम लोग पिछले कई साल से सोच रहे हैं ऐसा तो ना हो कि आइंदा हमें एनकाउंटर नामा भी पढ़ाना पड़े, because there is a set language. We proceeded for search operation. We traced the militants. We asked them to surrender. They fired upon us and we used the force and he was killed. Now this is a set thing that is being used at so many places, not only over here.
But the basic problem relating to this approach is that even if someone is guilty, someone is involved in militancy, है ना? Article 21 of the Indian Constitution, right to life provided in international instruments relating to human rights. It says that you prove his guilt in a court of law. After that, whatever penalty law prescribes for him, inflict it upon him. आप कहते हैं इसके लिंक्स थे तो हमने मार दिया. अब सिंपली लिंक्स की बेसिस पर आपको मारने का इख्तियार नहीं. आपको एक चार्जशीट दाखिल करने का इख्तियार है अदालत में. अदालत में अगर उसका गिल्ट बियॉन्ड डाउट प्रूव हो जाए, then it is up to the court to inflict a penalty upon him. It is not job of a police officer or anyone else to penalize a person for having links or being involved. It has to be done by a court of law. That is the basic thing. And unfortunately, over here, those who accuse, they become the judges. That is the basic paradox which we have been unable to understand. And it is presumed that security of state के नाम पर आप किसी को भी कुछ भी कर सकते. And the root of this approach on the part of security agencies is the laws which protect them. Armed Forces Special Powers Act, Disturbed Areas Act. They authorize a person not below the rank of JCO or a person not below the rank of a sub-inspector to target a person simply on the basis of suspicion that he is involved in subversive activities, and he may cause even death, or they may blast even a premises. And if you want to start a trial against them for abuse of this power, you need permission of the central government, which seldom comes. तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, इसी की वजह से एक सिक्योरिटी वाला, एक पुलिस वाला ये फील करता है कि वो कुछ भी कर सकता है. नॉर्मल हालात में गोली चलाने के लिए दे नीड परमिशन फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट. दिल्ली में अगर गोली चलानी, परमिशन जब तक मजिस्ट्रेट रिटर्न में न दे दे तो गोली नहीं चल सकती. लेकिन यहाँ चूँकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स और एक्ट और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट उन्होंने लगा रखा है, तो they feel that they are shielded, they are protected, therefore they use the powers without any fear of prosecution. That is it. And the probes that have been ordered, Kashmir has seen so many probes, even one relating to Chhati Singhpora and subsequent events. Now, we have seldom seen that a person is found guilty, because those who probe, they are ordinary human beings like you and me. They feel scared in the security environment to probe without any fear. And even after probe, if they recommend something, it is simply a recommendation. It is simply a recommendation. So it depends upon the state whether to accept it, enforce it or not. अभी तक बहुत सारे स्टेज एनकाउंटर्स हुए जिनमें से प्रोब के लिए बताया गया, इंक्वायरी की बिठाई गई, लेकिन अभी तक उनमें कैसे जस्टिस मिला और कितनों को जस्टिस मिला? बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आ गए. Because you know, I told you that there are a lot of laws which shield the perpetrators, and conflict and security of state, it becomes a justification for so many actions.
And the fact that for penalizing a security man, a police, you need permission of the state, that itself is something problematic, and those permissions seldom come. That is why we find very few, rarest of rare cases where the culprits have been penalized, because they are shielded by these laws which have been enforced over here.